दो जो थे एक सीरियस टाइप अपने अटेम्प्ट दे देती है, तो इसमें इफिशियंसी कितनी थी आपकी पढ़ाई की कि वो हो पाता था बैठ के 8-10 घंटे? एंड बिकॉज ऑफ मैथ्स में जीएस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैथ्स में ज्वाइन कर लूंगा। कौन सी क्लास ज्वाइन किया आपने? मैंने आईएमएस ज्वाइन किया था बिकॉज उसी का नाम है मैथ्स मतलब IMS। कोई इसका एक और- छोटा सा ब्रीफ में रिव्यू देंगे आप आईएमएस का, जो स्टूडेंट है वो देंगे। कैसे लगा? आईएमएस का ये है कि उन्हें ऑलमोस्ट लंबा खिंच जाता है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स 10 मंथ्स या 1 साल तो चला ही जाता है। कि जैसे कोई बच्चा अगर पुणे जा रहा है, जैसे आप गढ़चिरौली से पुणे गए, आपको पुणे गए और दिल्ली आए, तो कॉस्ट अगर सेम ही पड़ रहा है या पुणे में कुछ बेनिफिट्स है? डिस्ट्रैक्शंस अगर ओआरएन की बात करें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। हर जगह जाए तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, बट वो खुद के ऊपर है कि आप कितना जैसे सिंधी पार्क अगर ओआरएन की बात करें जाए तो वहाँ पे तो हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे। ये आपका वही था ना, एक मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा था कि मैं मैथ्स में इतना स्कोर कर दूं कि जीएस अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर भी चलेगा। आपने 1-2-3 अटेम्प्ट दे दिए, मैथ्स था वो इतना टाइम कंज्यूम कर रहा था, तो कभी सोचा नहीं यार छोड़ देता हूँ मैं, हाँ, और मैं दूसरा ले लेता हूँ? हाँ, ये मैंने कई बार सोचा। जैसे कनिष्क कटेरिया का जो आपने एग्जांपल दिया, वो मैंने उनके इंटरव्यू देखे, उसमें वो बोल रहे थे कि मैं लिटरली रोने लगता था क्योंकि इतना सारा टाइम मुझे देना पड़ता था और कुछ नहीं कर पाता था। एनसीईआरटी ही पढ़ी मैंने, बट आर्ट एंड कल्चर के मैं सॉफ्ट कॉपीज पढ़ता था, एंड बुक्स तो मैंने स्पेक्ट्रम वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक्स थे वो कभी लिया ही नहीं मैंने। वेलकम टू हॉट टॉक्स। बहुत बार यूपीएससी में ऐसा होता है कि सबके पास एंट्री प्लान तो होता है, लेकिन एग्जिट प्लान किसी के पास भी नहीं होता, या एग्जिट प्लान बहुत लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि यूपीएससी से कैसे एग्जिट करना है। आज हमारे साथ दिनेश है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था और यूपीएससी से उन्होंने एक अलग ही एग्जिट प्लान उनके पास था। दिनेश, वेलकम टू हॉट टॉक्स। वेलकम टू। थैंक यू मकरन, थैंक यू नितिन। हाँ दिनेश, आपके एक बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से आप? श्योर, my name is Dinesh Ganayar Pawar. Basically, I am from Maharashtra and particularly from Nagpur and Gadchiroli. And I have done engineering from VIT College Pune, and computer science was the branch. And later I opted for IT company. It was Cognizant. Then I worked there for around 3.5 years. And later I decided that I'll go for UPSC. Then I entered UPSC. And that was my starting journey. So मतलब दिनेश ने पहले जॉब किया है, जो मकरन पहले के बहुत से एस्पिरेंट से बोलता रहता है कि पहले जॉब करो फिर एंट्री लो यूपीएससी में। तो आपने वो एटलीस्ट वो पाथ तो चुना है। तो जो अब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, तो क्या अप्रोच थी आपकी? मतलब दिल्ली आए आप पहले या फिर कैसे स्टार्ट किया? गवर्नमेंट जॉब कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं किया था, बट पापा की जिद थी कि मैंने आईएएस का बनना है, या पर्टिकुलरली आईएएस ही बनना है, नॉट इवन आईपीएस यूज्ड टू से। एंड माइंडसेट तो बस एक ही था कि आईएएस बनना है, उसके अलावा कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं है, बिकॉज वो अट्रैक्ट कर रहा था। आईपीएस बनते तो रिजाइन ना, आईपीएस भी नहीं, आईएएस ही करना था। नॉट इवन नहीं, इसके पीछे जो फादर का एक परसुएशन था वो था, या वही सोशल मीडिया का रोल था? यूपीएससी में एंटर करने का और एक रीज़न है कि मैथ्स ऑप्शनल मैंने देखा था वहाँ पे। उसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो जब मैंने सिलेबस पढ़ा तो वहाँ पे मुझे मैथ्स ऑप्शनल के बारे में पता चला। एंड उसके बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी निकाली रादर दैन जीएस के। ओके, देन 2 महीने हो गए, 3 महीने मैंने प्रिपरेशन की मैथ्स की। फिर मैं सोचा कि मैं पुणे में जाऊँगा। पुणे में बेसिकली मैं यूपीएससी के लिए मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रियन गो टू पुणे। दे पुट द सेकेंड ऑप्शन फॉर दिल्ली, बट मोस्टली दे गो फॉर पुणे। एक हब बनता जा रहा है स्टेट का। और इंडिया का जैसे ओआरएन है अब यूपीएससी का, वैसे महाराष्ट्र का पुणे है। या पुणे। सो मैं गया वहाँ पे, मैंने लाइब्रेरी लगाई। मैंने सोचा इसमें कि किसी की गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, खुद ही कुछ सब? नहीं, अच्छा। मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं क्लासेस नहीं लगाऊंगा, मैं खुद से ही करूँगा। अच्छा, ये क्यों था? नहीं, बहुत वीडियोस देखे थे मैंने कि सबने बोला कि कितना भी क्लास लगा लो, आप खुद से ही करना पड़ेगा। सो घर से पैसे लेने नहीं थे क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी हुई थी और मेरी सेविंग उतनी थी नहीं। तो मैंने सोचा मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, बिकॉज पैसे तो ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख तो लग जाएंगे क्लास लगाने में, राइट। ये एक रीज़न था कि मैंने क्लास ना लगाने का। एंड गया, लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने, वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए शायद से, कोरोना का पीरियड लग गया इन द मंथ ऑफ फेब 2020। मैं गया था अगस्त 2019 में पुणे। लेकिन इस जर्नी में ना आपने किसी की मेंटरशिप ली, ना आपकी कोचिंग थी, तो ये गाइडेंस एक आप कहाँ रैंडम जा रहे थे क्या कहीं पे भी पढ़ने में? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ये हो रहा था क्या कि जो आपने जितने भी अटेम्प्ट्स भी दिए, अगर नहीं भी निकला, कभी आपने मतलब इंट्रोस्पेक्ट किया कि मुझे मेंटर की ज़रूरत चाहिए थी या कोचिंग लगानी चाहिए थी? मेंटर की ज़रूरत चाहिए होती है, एंड मैं नहीं कहूँगा कि मुझे ज़रूरत नहीं थी,
बट यही है ना कि आज सोशल मीडिया से बहुत सारे टॉपर्स से हम सीख पाते हैं कि बहुत लोगों ने बिना मेंटरशिप से भी किया हुआ है। एंड मैंने ये देखा कितना भी मेंटरशिप होने दे, कितना भी क्लास लगाने दे, खुद से ही करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं करोगे इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो मैंने मेंटरशिप मैंने बात की थी, मैंने 2-3 लोगों से बात करी थी, जिन्होंने क्लियर किया हुआ था, जो मेरे सीनियर्स भी थे। अच्छा, मतलब आप किसी के टच में थे? नॉट थ्रू आउट द जर्नी। अच्छा, बस एक एट द स्टार्ट। अच्छा, किसी ने आके 2-4 चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे करना है, कोई सिलेक्टेड। और हाँ, एक मेरा क्वेश्चन था नॉट रिलेटेड टू टॉपिक जो भी बात कर रहे हैं, कि पुणे में जैसे किसी स्टूडेंट ने वहाँ पे स्टार्ट करा है प्रिपरेशन, तो जैसे ORN में इन्वायरमेंट मिलता है, आपको कोचिंग चाहिए, अवेलेबल है, बेस्ट कोचिंग है, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो गाइडेंस के लिए जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी अवेलेबल है, तो ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ मिलता है क्या? पुणे में एज़ कम्पेयर टू दिल्ली क्लासेस जो मेन कोचिंग है वो कम है, बट पर्टिकुलरली वहाँ पे ना यूनिक एकेडमी ऐसे करके 2 विजन है शायद से, सो वो है, बट वहाँ के एनवायरनमेंट मेनली लाइब्रेरी ओरिएंटेड है। या स्टेट, मैंने भी देखा है पुणे में स्टेट के जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ पे ज़्यादा ओरिएंटेशन होता है। MPSC जो होती है, MPSC के लिए ज़्यादा है। और मोस्टली सब वहाँ जाके लाइब्रेरी लगा लेते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन, मतलब एक और क्वेश्चन था कि जैसे कोई बच्चा अगर पुणे जा रहा है, जैसे आप गढ़चिरौली से पुणे गए, आपको पुणे गए और दिल्ली आए, तो कॉस्ट अगर सेम ही पड़ रहा है या पुणे में कुछ बेनिफिट्स हैं आपके? दिल्ली महंगा है वैसे। मैं भी पुणे वैसे कहूँगा, पुणे से ही। पर्टिकुलरली ORM में आप एंटर करोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है, बिकॉज रेंट तो महंगा है, खाने का भी सब महंगा है। इन द मंथ ऑफ January I came to Delhi particularly for maths class, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे से नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ मैथ्स मैं GS भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैथ्स में ज्वाइन कर लूँगा। कौन सी क्लास ज्वाइन किया आपने? मैंने IMS ज्वाइन किया था, बिकॉज उसी का नाम है मैथ्स मतलब IMS। इसका एक छोटा सा ब्रीफ में रिव्यू देंगे आप IMS का, जो स्टूडेंट है वो देंगे। कैसा लगा आपको? इवन कनिष्क कटारिया जो हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक का मैथ्स का, ही वाज एलुमनाई ऑफ IMS। ओके, बहुत लोगों की पॉजिटिव रिव्यूज़ है, बट यही क्लास का या फिर कोई पर्टिकुलर टीचर का ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वेंकन्ना सर वॉज टीचर इन द IMS, राइट? इट्स नॉट अबाउट वेंकन्ना सर। ग्रोइंग अप मैथ्स में जब भी मैं अच्छा था, इट्स ऑलवेज मी हु हैड पुट द एफर्ट्स। मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी करी है मैथ्स की। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमेशा मैं ढूंढते रहता था। तो मुझे हाईएस्ट स्कोर करने में वो आसान जाती थी। तो इवन इन द आफ्टर जॉइनिंग द IMS, वो मेरा स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे बेस से ही खुद से ही करना है, बट रेफरेंस के लिए मैं एक सर की हेल्प लूँगा, ऐसा था। बट सर का मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं हुआ है IMS में। सो ये आपका वही था ना, एक मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा था कि मैं मैथ्स में इतना स्कोर कर दूं कि GS अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर भी चलेगा ना। हाँ, लेकिन ये इससे प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाती है। हाँ, प्रीलिम्स ये में बैकफायर किया है मुझे। CSAT तो निकलता होगा, पेपर 1 का प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल लोगों का ऑपोजिट चल रहा है, CSAT नहीं निकलता, पेपर 1 निकलता है। आपका ऑपोजिट हो गया, आपका भी वही हो गया कि CSAT निकल रहा था शायद, प्रीलिम्स पेपर निकला ही नहीं फिर। हाँ, वही है ना कि मैथ्स तो अच्छा था, तो मतलब CSAT में दिक्कत नहीं आ रही थी, बट GS में मैंने इवन जब मैं 5th अटेम्प्ट तक आया, तब तक मैंने पूरा GS का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया। अच्छा। एंड पर्टिकुलरली हिस्ट्री के मैंने बस NCERT पढ़ी है। जो हिस्ट्री जो आप कोरा में बहुत पढ़ते थे, जिसको आपको वो ही नहीं पढ़ी। हाँ, तो वो जो पढ़ रहे थे UPSC में आए, देखिए एंशिएंट होती है, मिडिवल होती है, मॉडर्न होती है, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, फिर ये एक अलग ही क्वेश्चंस आते हैं। कैसा लगा फिर? वो भ्रम टूटा? भ्रम तो टूट गया बहुत बड़ा वाला। एंड यही है कि मैं बस हिस्ट्री तो मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया, NCERT ही पढ़ी मैंने, बट आर्ट एंड कल्चर के मैं सॉफ्ट कॉपीज़ पढ़ता था, एंड बुक्स तो मैंने स्पेक्ट्रम वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कभी लिया ही नहीं मैंने, बिकॉज मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था पहली बार। क्योंकि मैंने ये देखा कि मुझे कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मैथ्स की वजह से। तो मैंने
ज्योग्राफी पढ़ ली। मैंने इतना डेडिकेटेड मैथ्स का बंदा देखा नहीं कभी कि वो देखा था। आज के तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली, ओके, एंड पॉलिटी पढ़ ली, बिकॉज स्टैंडर्ड्स जो थे कि ये पढ़ना है, तो मैंने जितना भी पढ़ा था टॉपर्स की स्ट्रेटजीज, तो उन्होंने एनसीईआरटी से ही ज्योग्राफी करी थी मोस्टली, ठीक है। पॉलिटी उन्होंने लक्ष्मीकांत की पढ़ी, तो मैंने वो कंप्लीट कर ली। फिर शंकर आयस की मैंने एनवायरनमेंट पढ़ी। तो ये 3 थे जो बेसिक मैंने वो कंप्लीट कर लिया। तो मेरा ये था कि हिस्ट्री में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैथ्स की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोच लिया कि हिस्ट्री के मैं बस एनसीईआरटी पढ़ूंगा, आगे जाके क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो उस बेसिस पे मैं रेफरेंस लेते रहूँगा, बस दैट्स, यही मेरी स्ट्रेटजी थी। दिनेश, आपने जैसे 5 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, उनमें से 2 तो आप मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे, जो फर्स्ट और लास्ट था, लेकिन 3 आपने मतलब अच्छे से प्रिपेयर्ड वाले अटेम्प्ट दिए। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया। नहीं, लेकिन ये है कि मतलब 3 में से 5 में आपका एक बार भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। नहीं। सो इसके बैकड्रॉप में मैं पूछूंगा कि मैथ्स ऑप्शनल स्टूडेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम ये लेता है ऑप्शनल, जितना डेडिकेटेड एफर्ट मांगता है। जैसे कनिष्क कटेरिया का जो आपने एग्जांपल दिया, वो मैंने उनके इंटरव्यू देखे, उसमें वो बोल रहे थे कि मैं लिटरली रोने लगता था, क्योंकि इतना सारा टाइम मुझे देना पड़ता था और कुछ नहीं कर पाता था मैं। तो ये मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे दूसरे एस्पिरेंट्स को जो मैथ्स ऑप्शनल लिए हैं? मेरा सजेशन यही है कि इफ़ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, व्हेन आई मीन वेरी गुड, इट मीन्स फुल मार्क्स, ओके, बिकॉज फुल मार्क्स की एक स्ट्रेटजी होती है जो हर कोई नहीं कवर पाता। सो अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते थे लेकिन वेरी गुड वही आ गया ना, वेरी गुड कहाँ पे, एलिमेंट्री में, कॉलेज में, क्योंकि वो और ये बहुत डिस्पैरिटी करता है। अगर आप मैथ्स में एंटर कर, आई मीन यूपीएससी में एंटर कर रहे हो, राइट, सो व्हेन आई से वेरी गुड, इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। अगर आपका बीएससी है तो बीएससी मैथ्स का, या फिर इंजीनियरिंग, तो इनमें अगर आपने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं तो मुझे लगता है आपने जाना चाहिए। वैसे ये नेचर क्या होता है मैथमेटिक्स इतना, मतलब उसमें क्या मतलब, जैसे ज्योग्राफी है, उसके ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, ये आती है, मैथ्स में इतना टाइम क्यों लगता है, क्या है इतना वास्ट? मतलब मैथ्स में काइंड ऑफ फिजिक्स भी कवर किया हुआ है उन्होंने, हाँ, ठीक है। और जितना भी मैथ्स, वैसे यूपीएससी का सेट फॉर्मूलेज हो गए ना कुछ स्टैंडर्ड, उससे बाहर तो कुछ आता नहीं होगा, फिर भी इतना बाहर का नहीं आता, बट वही इतना बड़ा है सिलेबस कि और करंट अफेयर्स रिलेटेड भी नहीं है वो, तो ऐसे कुछ, हाँ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैथ्स में ना प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। अगर हाँ, टाइम टेकिंग, टाइम पे तो है ऑफकोर्स, अगर थोड़ा सा भी वेरिएबल चेंज कर दिया है, थोड़ा सा भी एंगल चेंज कर दिया, तो हमें उस हिसाब से फिर हमारी स्ट्रेटेजी बदलनी होती मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो और उतने रिसोर्सेज है अवेलेबल फिर मार्केट? रिसोर्सेज है, बट काफ़ी बड़े बड़े बुक्स है। अच्छा, हाँ, अगेन वही आया, बल्कीनेस ही है, मतलब बल्कीनेस, बहुत ज़्यादा बल्कि। इवन IMS के नोट्स मैं जब रेफर करता था वो भी काफ़ी बड़े थे। एक और चीज़ है कि जैसे ये मैथ्स ऑप्शनल है, दूसरे ऑप्शनल है वो GS में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे सोशोलॉजी हो गया, PSIR हो गया, वो तो GS2 पूरा कवर कर देता है। तो मैथ्स ऑप्शनल है, वो किसी में भी हेल्प नहीं करता, इनमें एथिक्स में बिल्कुल हेल्प नहीं करता, ऐसे में हेल्प नहीं करता, सीसैट में करता है, लेकिन वो भी अगर बट सीसैट का मैथ्स अलग होता है, काफ़ी अलग है। अरे फिर मैथ्स है क्या ओरिजिनल? भाई फिर मतलब मैथ्स ऑप्शनल है ल्यूक्रेटिव या नहीं है? मैथ्स यूपीएससी से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाँ। वो इंडिपेंडेंट उसका एक है, इवन सीसैट में भी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज सीसैट में रीजनिंग्स होते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती है, जो मैथ्स यूपीएससी में वो नहीं आता, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग का जो मैथ्स है, ग्रेजुएशन का जो मैथ्स है, बस उसी का है, वो बस स्कोर के लिए है। आप अगर रिलेट करोगे कि यूपीएससी से संबंधित होगा तो वो नहीं है, बस वो स्कोर के लिए है। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मैथ्स, इवन फिजिक्स एंड ऑल, जो भी टेक्निकल सब वैसे ही है। ये है कि आपने 1 2 3 अटेम्प्ट दे दिए, मैथ्स था, वो इतना टाइम कंज्यूम कर रहा था, तो कभी सोचा नहीं यार छोड़ देता हूँ मैं, हाँ, और मैं दूसरा ले लेता हूँ? हाँ, ये मैंने कई बार सोचा कि मैं क्विट कर दूंगा, बट वही है ना कि मैंने जैसे बताया कि कोरोना टाइम में मैं घर था, राइट, तो उसमें मुझे 2 साल चले गए थे, तो मुझे क्लास भी लगाना था, तो ये भी रह गया था, और स्विच करना वो भी ना, मतलब ऐसे हो रहा था कि करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैं सोचा था एक बार दिल्ली जाके मैंने क्लास लगानी है। अच्छा, हाँ, तो क्लास 3rd अटेम्प्ट में लगाई थी? हाँ, मैंने 3rd अटेम्प्ट में लगाई थी। तो 3rd अटेम्प्ट भी दे दिया, तो भी पता चल, क्लास के बाद भी पता चलोगा कि शायद नहीं हो रहा। हाँ,
फिर क्या मतलब पैसे गए इसलिए नहीं लग रहा था कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, थर्ड अटेम्प्ट जब चल रहा था तब मैंने कर लिया, बट यही है कि आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट जब अप्रैल मई में था, राइट, और मैंने क्लास लगाया था जैन में समथिंग, तो वो 3-4 महीने था, तो 3-4 महीने में डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, राइट, कि वो 1 साल तो जर्नी होती है पूरे ऑप्शनल की वगैरह कोई भी हो। सो वो अटेम्प्ट तो मेरा वैसे भी मैथ्स की प्रिपरेशन में इन बिटवीन था। तो जब फेब आ गया, जो नेक्स्ट ईयर का फेब है, तब मैंने देख लिया कि अब मेरे से नहीं हो रहा है। 1 साल तो हो गया, सिलेबस तो क्लास में तो कवर हो गया, बट मेरा पर्सनली सेल्फ स्टडी वाला कवर नहीं हुआ था। तो फेब जैसे ही आया तो मैंने सोच लिया कि, और एक अटेम्प्ट बाकी था मेरा वैसे, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं क्विट कर दूंगा, यूपीएससी क्विट कर दूंगा। इस जो आपने, मैं ये बोल रहा हूँ लास्ट का अटेम्प्ट छोड़े थे, इस 4 अटेम्प्ट में पहले 2 भी अटेम्प्ट गए, मतलब 2 जो थे एक सीरियस टाइप अपने अटेम्प्ट दे दिए थे। हाँ, तो इसमें इफ़िशिएंसी कितनी थी आपकी पढ़ाई की, कि वो हो पाता था बैठ के 8-10 घंटे, कितनी हो? पहला जो मेरा अटेम्प्ट था तो वो बस मैंने फॉर्म भरा हुआ था एंड मैंने एग्ज़ाम दी, उसकी प्रिपरेशन कुछ नहीं थी। सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट जो था मैंने प्रिपरेशन करी, वो भी घर से, वो कोरोना टाइम में थी, और घर पे ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी मुझे, तो मैं कंटिन्यूस तो कभी पढ़ नहीं पा रहा था। सो एज यू सेड कि 8 घंटा कंटिन्यूसली, ये तो कभी नहीं हुआ। कंटिन्यूसली मतलब पूरा एवरेज? हाँ, मतलब एवरेज, मतलब डे का एवरेज और कंटिन्यूस वो दोनों नहीं हो रहे थे। 8 आवर्स तो कभी नहीं तो किया मैंने। 2 अटेम्प्ट, हाँ। तो मतलब आप अपने आप को एकदम डेडिकेटेड एस्पिरेंट नहीं कंसिडर करोगे? डेडिकेटेड था मैं इनिशियली, बट मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, मतलब अगर मैंने 3 महीने 2 महीने डेडिकेटेडली पढ़ाई की रही है, कंसिस्टेंसी नहीं थी और परसिवरेंस? हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं थी, परसिवरेंस था, बट डिस्ट्रैक्शन के कारण वो परसिस्टेंसी, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी सब चला गया। डिस्ट्रैक्शंस क्या थे? योर पार्टी पर्सन? डिस्ट्रैक्शन ये था कि आई थिंक एक तो घर पे था, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन था। दूसरा ये कि आईएएस का बस जो था कि पावर वाला है, राइट। अच्छा, ड्रीमिंग, ड्रीम्स। तो बस वही था। लेकिन ये दिल्ली में 3rd-4th अटेम्प्ट में भी उतना ही डिस्ट्रैक्शन, घर का तो डिस्ट्रैक्शन चला गया। नाउ योर ना, मतलब ओआरएन में थे जहाँ पे सब एनवायरनमेंट वही है, तो वहाँ पे क्या इफिशिएंसी थी, हो गई थी मतलब वहाँ? इफिशिएंसी बन गई थी। मैथ्स का मैंने जब क्लास लगाया हुआ था, तो बिकॉज दिन में ना 3 क्लासेस चलते थे उनके, हाँ, 1.5 घंटे के, ऐसे 3 क्लासेस थ्रू आउट द डे चलते थे। तो ऑलमोस्ट क्लासेस में दिन चला रहा था, तो बीच बीच में गैप मिलता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता था, तो एफिशिएंसी तो बन रही थी। नहीं, वो तो क्लासेस का हो गया ना, वो तो मतलब मैंडेटरी हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ क्लासेस खत्म हो गए, अब आता है इंपॉर्टेंट कि एक टाइम टेबल तुम्हें बनाना है। एक तुम्हें सुबह उठ, मतलब डे पर्सन या नाइट, तुम्हें सुबह उठना है, तुमने डिसाइड करना है कि पेपर पढ़ना है, मुझे मेरा ऑप्शनल का टाइम कितना देना है जीएस का। ये क्लासेस तो हमें बना देते कि क्योंकि वो जाना ही है, पैसे भरे जाना है, हम यूपीएससी करने के लिए आए। क्लासेस खत्म होने के बाद आपने टाइम टेबल बनाया था क्या? मैंने क्लासेस के ड्यूरिंग ही मैंने टाइम टेबल बनाया था कि मैं सुबह उठ के ये पेपर पढ़ूंगा। एक मैंने विजन आइज की मैगजीन लगाई हुई थी, मंथली मैगजीन, तो उसके मैं इतने पेजेस कवर करूँगा, इतने टॉपिक्स कवर करूँगा, फिर क्लास जाऊँगा। क्लास के 2 क्लास के बीच में गैप मिलता था, तो उसमें मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, एंड फिर जीएस के लिए मैं फिर क्लासेस के बीच में टाइम निकालता था। बिकॉज क्लासेस ऐसे थे कि सुबह हो गया, दोपहर में हो गया, शाम में हो गया, तो ऐसे ऑलमोस्ट दिन भर चलते थे। तो मैं बस उसी में नहीं रह सकता था, राइट, बिकॉज मुझे अदर एस्पेक्ट्स लाइक मैगजीन, पेपर एंड जीएस भी कवर करना था, तो उसी में मैंने टाइम टेबल बना लिया था। बट आईएमएस का ये है कि वो ना ऑलमोस्ट लंबा खिंच जाता है। कितने महीने क्लासेस ऑलमोस्ट शायद से 9 मंथ्स 10 मंथ्स या 1 साल तो चला ही जाता है। ऑप्शनल का एवरेज में मतलब ये हमारे ऊपर है कि और वो हमें दिन दिन में के कितने क्लासेस अटेंड करने हैं। सर अच्छा। की तरफ से ये कंपल्शन नहीं है कि आपने आज यही करना है या फिर 2 ही क्लास अटेंड करने, 1 ही क्लास। अच्छा। हमारे ऊपर है क्योंकि उनके ऑलमोस्ट 5 क्लासेस चलते थे दिन के। 5 क्लासेस मतलब 5 बैचेस? 5 टॉपिक्स चलते थे। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं topics बढ़ जाता है स्टूडेंट्स में? सॉरी, कंफ्यूजन नहीं बढ़ जाता इससे स्टूडेंट्स में? कंफ्यूजन बहुत होता था बिकॉज हमने कौन सा अटेंड करना है, हाँ, इसी में कंफ्यूजन होता था लोगों को। मतलब एक अगर जैसे लीनियर अलजेब्रा जो एक टॉपिक है, तो वो मैंने अटेंड कर लिया, फिर मैं पेपर 2 का एक टॉपिक अटेंड करूँगा,
फिर तीसरा टॉपिक कौन सा अटेंड करना है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी। जैसे मेरा ज्योग्राफी था तो कवर होने में 4 से 5 3 से 4 हाँ महीने में लगे। सोशियोलॉजी में 3 महीने हाँ तो बल्कि था, मैं ये बोल रहा हूँ एक एवरेज अगर स्टूडेंट ऑप्शनल ले रहा है मैथमेटिक्स, सब अच्छे से चले, सही चले, तो कितना टाइम लगेगा? 1 साल मिनिमम लगेगा। 1 साल ही हाँ, लगेगा मतलब मिनिमम कोचिंग कवर में? करने में। नहीं खुद की स्टडी कोचिंग अच्छा, वाले में? कोचिंग में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन सी इंस्टीट्यूट है, राइट। IMS में IMS की पर्टिकुलरली कोचिंग काफ़ी लंबी चलती है, बिकॉज कितना फिर भी एक मैंने लिया है और मैंने एक सब अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, तो कितना मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी का क्लास कोचिंग 4 महीने चलता है, वैसे कितना चलेगा IMS का? वही मैंने बोला कि राइट कि मल्टीपल क्लासेस चलते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ले रहे हो क्लासेस की तो आपका कम टाइम में कवर हो जाएगा। अगर आप दिन का एक ही क्लास ले रहे हो तो एक साल चला जाएगा। एवरेज बताओ। एवरेज मुझे तो 9 मंथ लग गए थे। कितने दिन की क्लासेस ली थी एवरेज? 9 मंथ्स की क्लास चल रही थी। 9, लेकिन दिन में कितने टॉपिक कवर करते थे आप? मैंने 2 और 3 किए हुए। 2-3 2 कर। 3 बीच 2 में मतलब 3। मिनिमम कर रहे थे आप? हाँ तो सबको इतना ही टाइम लगता है क्या? लग जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम क्लासेस लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो मतलब क्या 10 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड से ज्वाइन करना है क्या है? आप 10 स्टैंडर्ड से भी ज्वाइन कर लो, 12 से भी कर लो, बट क्योंकि 9 मंथ्स मतलब ये है कि अगर आपने वो आपको नेक्स्ट ईयर देना है तो 2 साल पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। ये है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी एक्सेप्शनल केस, राइट, तो तब तक यू हैव टू आई मीन बी प्रिपेयर इन द प्रायर फॉर अराउंड 2 years। तो दिनेश, ये जो ORN का एटमॉस्फेयर है, ये पढ़ाई के साथ साथ एक डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करके देता है। तो आपने जब ये दिल्ली में रहे आप, तो आपने क्या क्या डिस्ट्रैक्शन देखे और आप उससे इन्फ्लुएंस हुए या नहीं? डिस्ट्रैक्शंस अगर ORN की बात करें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। हर जगह जाए तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, बट वो खुद के ऊपर है कि आप कितना जैसे सिंधी पार्क अगर ORN की बात करे जाए तो वहाँ पे तो हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे सब। लेकिन मुझे लगता है मैथ्स ऑप्शन वालों को इतना टाइम ही नहीं मिलता होगा कि सिंधी पार्क भी क्लासेस में दिन चला जाता है। सो या डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो खुद के ऊपर है कि आप कैसे किस वे में लेना चाहते हो। तो मैं एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मेरा डिस्ट्रैक्शन का कारण ये था कि ओवर हो रहा था सिलेबस, बर्डन ज़्यादा। तो उससे ही मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं GS कैसे कवर करूँगा। एक टाइम पे जैसे मैंने सोच लिया कि मैं मैथ्स क्विट कर दूँगा, बट क्विट करूँगा तो दूसरा ऑप्शनल मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, और टाइम भी नहीं था ज़्यादा। तो टाइम नहीं था मेरे पास, तो काइंड ऑफ ट्रैप में चला गया कि अब निकल तो नहीं पाऊंगा, अब इसी में कंटिन्यू करना है। इससे आपका कुछ मतलब लो फेज वगैरह आई थी, मतलब एंजाइटी लो फेज सबको आते हैं, तो उससे कैसे मतलब आपका जैसे एम्पलीफाइड होके आया होगा क्योंकि आप जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे आप, फिर आपको वापस पैसे लेने पड़े होंगे जर्नी में घर वालों से। हाँ, मतलब जैसे फादर का सपना था कि मैंने एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो फाइनेंशियली पापा का सपोर्ट था, जो मिनिमम एक्सपेंसेस लगेंगे, सो इतना फिनेंशियल का मुझे दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो लो से आपने फाइट मतलब कैसे किया? क्योंकि एक तो यहाँ पे था कि घर एक जॉब छोड़ दिया था, फिर यहाँ पे आ गया था, घर वालों का सपोर्ट, और फिर ये मैथ्स ये कैसे, फिर इससे कैसे आपने लो ऊपर कैसे आए उससे कि अब ये क्विट करना है यार? मेरा डिस्ट्रैक्शन ही मैथ्स था और मेरा ऑप्टिमिज्म भी मैथ्स ही था। अच्छा, कि चलो एटलीस्ट नहीं हो रहा है तो मैं टाइम दे के मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने मैथ्स में ऐसे ही किया है हमेशा कि अगर नहीं हो रहा है तो मैं चलो मैथ्स है ये तो मैं कर लूँगा, ये तो हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे मैं मेरा ऑप्टिमिज्म बढ़ते रहता था और वही डिस्ट्रैक्शन होता था कि कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैथ्स वो दरिया था जिसमें आप डूबते रहे। डूबता गया और वही ऊपर निकलता वही ऊपर। लेकिन इसमें ये आपने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया कि भाई क्विट करना है अब मुझे UPSC। हाँ, वो कब लगे, वो किस पे कैसे आए उस डिसीजन? क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहे थे, बट मैं डिस्ट्रैक्ट इतना हो गया तो मैंने क्लासेस में अटेंड करने में मैंने गैप ले लिया, राइट। सो उसी दौरान मतलब वो एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 की बात है, ठीक है। तो क्लासेस ख़त्म नहीं हुए थे, मेरे सिलेबस कवर नहीं हुआ था और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मैंने अटेंड ही करना छोड़ दिया क्लास। अच्छा, मेरे भी अभी भी पेंडिंग है क्लास। तो मेरा काइंड ऑफ किसी को अगर करनी है जाके तो दिनेश के नाम पे कर लो। मैकेनिक्स एंड फिजिक्स वाला जो पार्ट था मैकेनिक्स एंड ऑल, तो वो अभी भी बाकी था।
सो क्योंकि वो ऑलरेडी लंबा खींचा गया था। कभी आपको 9 मंथ का टाइम मिले तो कर लेना वो फिर से। तो ये घर पे कैसे बताया कि मैं क्विट कर रहा हूँ? हाँ, तो फिर ये था कि जैसे ही अब क्विट करना एकदम से नहीं हुआ। अब मैंने सोचा कि मैंने करना क्या है, राइट? क्विट करूँगा तो करूँगा क्या, राइट? तो स्टेट का नहीं ये ध्यान में आया? नहीं, वो कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। मैंने शुरुआत में बताया, राइट? IAS गवर्नमेंट जॉब कभी अट्रैक्ट नहीं किया था। एक था कि पावर वाला था, IAS का जो पावर था, बस उसी बेसिस पे मैंने ये यहाँ पे एंट्रिंग हुई थी मेरी। एंड सो वो स्टेट PSC करना है या फिर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, ये कभी नहीं था। बस IAS? हाँ, बस IAS। तो ये था है ना कि एक बाहर से जब आप IT में जॉब कर रहे थे वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और ये IAS का एक लुक्रेटिव मतलब ये लग रहा था, वो पावर मुझे लगता है वही तब चल रहा था क्या, बहुत शॉर्ट्स वगैरह की सोशल मीडिया पे बहुत वो इन्फ्लुएंस कर रहा था क्या? सोशल मीडिया की ही बात नहीं है। सोशल मीडिया तो ऑफकोर्स प्ले करता है, लोगों को ये दिखता है कि यार ये ऐसे कर रहा है, इसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, काम करवा के and लिए वो गाड़ी में चल रहा है, बंगलो मिल रहा है, सब मिल रहा है, राइट? बट वही अट्रैक्ट नहीं करता। बट ये था कि हाँ, हम इससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। IT में जाना नहीं है, ये मैंने सोच लिया था, ठीक है? तो अब क्या करें? सो आई वॉज ऑलवेज गुड इन आर्ट्स, ठीक है? तो स्केचिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ों में अच्छा था। एंड काइंड ऑफ हैम्पर्स बनाना, कोई भी गिफ्ट बनाना, कि कोई भी चीज़ आ गई उसमें हम कैसे नया कुछ बना सकते हैं, क्रिएटिविटी थी आपकी। क्रिएटिविटी में ज़्यादा था। ओके, सो मैं वीडियोस देखते रहता था क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो ही गया था। अब मैं वीडियोस ऐसे ही देखता था मैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो केक का मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था, मतलब केक में बिकॉज डिज़ाइंस आते हैं। एंड समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड कि मेरा था कि मुझे कैफ़े ओपन करना है खुद का। एक बहुत पैराडॉक्सिकल चीज़ दिखती है ORN में मुझे, कि 33 इयर्स के स्टूडेंट्स दिखते हैं यहाँ पे। तो उससे मैं मतलब स्टार्टिंग में नहीं स्टार्टिंग में नहीं, वो काफ़ी मतलब वेटरन स्टूडेंट रहते हैं जो निकल नहीं पाते इस साइकिल से। तो वही है हाँ, कि आप वो बहुत उनको मुश्किल- आपने एक डिसीजन लिया ना कि भाई अब खत्म, और आपने बाद में एंजॉय भी किया, ऐसा नहीं कि रिग्रेट नहीं थे कुछ। वही प्लान भी आपका इतना अच्छा था कि आपने हाँ, एंजॉय किया, आपने एक ट्राई किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि शायद आपका ये वर्क भी नहीं करता, आपको कुछ और करना पड़ता। जो सुन रहे उनको लगता कि हाँ मैं ये छोड़ के और एक कुछ कर दूँ, वो मेरे वर्क करेगा, ऐसा नहीं ABCD कुछ तो वर्क करेगा ना। वो कितना मतलब आपको लगता है कि हाँ, प्लान भी तो मेरा हमेशा क्लियर था। ये है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आप ट्रैप में फंस गए हैं, जैसे ही फील हो गया आप बाहर निकल जाओ। आप सोचोगे कि और कर लेंगे। आई टेल यू इट्स एक्सेप्शनल केसेस लाइक कि जो ज़्यादा टाइम दे रहा है उसका हो जाएगा। उसको ही बहुत नॉर्म कम बनाते लोग हैं, हैं, बहुत कम लोग हैं। अगर आप उसी को एग्जाम्पल लेके चलोगे कि चलो मेरा भी हो सकता है, मेरा भी हो जाएगा, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। एंड करियर अगर बात करें तो फिर दिक्कत होगी बिकॉज एज बढ़ जाती है, सब एज, इकोनॉमी, सब इकोनॉमी की फैमिली, बात सब करती है, बिकॉज इंडिपेंडेंट होना होता है। कब तक हम घर से लेते रहेंगे, राइट? तो वही है कि जब फील हो जाए कि आपको निकलना है तो आप बाहर निकल जाओ। एंड मेरे ख्याल से देयर आर मेनी ऑप्शन, राइट? कि अगर आपका पैशन नहीं है किसी चीज़ में, आपका ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, तो पढ़ाई से यूपीएससी से रिलेटेड जॉब्स होती है, मेंटोरशिप्स एंड ऑल, तो आप उसमें जा सकते हो। कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो आप उससे रिलेटेड में चले जाओ अगर आपका पैशन नहीं है। अगर पैशन है तो देखो कि उसमें इनकम हो रही है क्या, मतलब होती है लोगों की। अगर आपको लग रहा है कि होती है तो आप उसमें चले जाओ। दिनेश, हमने देखा कि मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स जो आते हैं तो वो दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं बराबर, कि IAS नहीं तो IPS से UPSC क्लियर हो जाए, UPSC नहीं तो स्टेट एग्जाम्स रहते हैं, या पैरेलल UPSC के वही दूसरे EPFO के exams वगैरह रहते कुछ। हैं। आप आए, आपने मतलब एक ही ड्रीम के साथ आए थे कि IAS बनना है, वो नहीं हुआ तो आपने क्विट भी किया। वो मतलब काफ़ी ब्रेव स्टेप भी बोलेंगे हम लोग कि बहुत से लोग नहीं कर पाते इतना टाइम देके। और एक अलग ही फील्ड
बहुत अलग फील्ड चुनी आपने, मतलब पैशन फॉलो कर रहे हो आप, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है कि लोग बस पैशन फॉलो कर रहे नहीं हैं। बोलते तो सब है, मूवीज में दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी कम ही कम, लोग वही मिलते हैं काफ़ी ऐसे। कम। पैशन हमेशा इनकम जनरेट नहीं करेगा। हाँ नहीं करता। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपको फील हो रहा है कि उसमें है कि फ्यूचर बना सकते हैं, इनकम आ सकती है, तो आप एंटर कर लो। करियर ऑप्शन तो काफ़ी अच्छा है इसमें, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ रहा है और हमेशा रहेगा, बिकॉज खाना कोई छोड़ेगा नहीं, राइट। और सब्जी दाल रोटी तो हर रोज़ कोई नहीं खाएगा, उसे केक्स चाहिए, डिज़र्ट चाहिए होते, राइट। तो फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है इसमें। तो ये और है इसमें कि आप खुद का भी एक कोई एंडेवर स्टार्ट मतलब करो। हाँ, मुझे कुछ टाइम बड़े होटलों में, बड़े सेक्टर में जॉब करके वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ की जो सीनियर्स है, उनसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके मुझे खुद से स्टार्ट करना है। सो डाउन द लाइन 5 years समथिंग अराउंड, सो आई विल हैव माई ओन सेटअप। हमारे जो बेस्ट विशेस है वो आपके साथ होंगे कि आपने एक अलग रास्ता चुन लिया है। हम चाहेंगे आप सक्सेसफुल हो अपने जो भी और फिर से आप जब और बड़े शेफ बन जाओगे तब आ जाना। बिजनेस वही हाँ बिजनेस। थैंक यू। थैंक यू दिनेश। दिनेश, आज आप हमारे साथ हॉट टॉक्स में आ गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू मकरन, थैंक यू नितिन। यू।